नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा पॉलिटी का 44 नंबर का लेक्चर है और इसमें हम देख रहे थे जो हमारा चौथा यूनिट है स्टेट गवर्नमेंट, इसको हम देख रहे थे। और प्रीवियस लेक्चर तक हमने ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये वाला जो यूनिट है इसका 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और चौथा जो चैप्टर थे इसको शुरुआत की थी कल के लेक्चर में। कल के लेक्चर में हमने देखा था स्टेट लेजिस्लेचर और उसमें हमने इतने आर्टिकल्स देखे थे। हमने क्या देखा था उसमें, हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट, जो सारे स्टेट हैं उसमें जो लेजिस्लेचर है, उसमें जो असेंबली या काउंसिल है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ था। अगर कोई ऐसा स्टेट है जिसमें विधान परिषद है ये बट विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, बट कोई ऐसा स्टेट जिसके पास विधानसभा है बस विधान परिषद नहीं, तो उसको विधान परिषद चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से उस स्टेट में विधान परिषद लाई जा सकती है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल लाई जा सकती है। या कोई स्टेट है जैसे महाराष्ट्र है, उसमें विधान परिषद भी है, उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और काउंसिल ऑफ स्टेट भी है। तो अगर महाराष्ट्र को अगर अपना जो लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको अगर हटाना है विधान परिषद को, तो फिर वो कैसे हटा सकता है। एबोल्यूशन और क्रिएशन ये हमने देखा था कल के इस लेक्चर में। जो स्टेट की जो असेंबली होगी उसमें से आपको 2/3 मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, स्पेसिफिक रिजोल्यूशन वो पार्लियामेंट के पास देना पड़ेगा। पार्लियामेंट फिर सिंपल मेजोरिटी से उसको पास कर देंगे, फिर वो एबोलिश हो जाएगा या क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमने लेजिस्लेटिव असेंबली जो था उसका कंपोजिशन देखा था, कितनी सीट होती है क्या होता है। उसके बाद काउंसिल जो होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद, उसका भी देखा था कितनी सीट होती है क्या होता है, सारा का सारा। उसके बाद हमने ड्यूरेशन देखा था स्टेट लेजिस्लेचर का। जो असेंबली होती है वो वैसे तो ये तो डिजॉल्व हो जाती है 5 साल के बाद, 5 साल के लिए होती है, बट अगर कोई सरकार है जो अपना बहुमत खो दे फिर भी ये डिजॉल्व हो सकती है। और जो काउंसिल है लेजिस्लेटिव काउंसिल ये परमानेंट चैम्बर है, ये डिजॉल्व नहीं होती। यहाँ के जो 1/3 मेंबर है हर 2 साल बाद ये रिटायर होते हैं और तीसरे साल के शुरुआत में वापस उनको जो वैकेंट सीट उसको भरा जाता है। यहाँ तक हमने देखा था कल के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमें ये बचे हुए जो आर्टिकल्स है इसको देखना है। कौन से क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये आर्टिकल 173 से लेकर 177 तक इतने आर्टिकल्स हमें देखने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये हमने कल भी देखा था, वो सिटीजन ऑफ इंडियन होना चाहिए। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसके लिए उसका एज 30 चाहिए, 30 प्लस चाहिए और कंप्लीट चाहिए 30, और असेंबली के लिए 25 कंप्लीट चाहिए। अब हमें ये देखना है आर्टिकल 174 सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, ये चीज़ें देखनी। देखो यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखो एक तो। और सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं हम, वैकेशन ऑफ सीट। अगर कोई भी सीट है, कोई भी असेंबली, कोई विधानसभा या विधान परिषद है किसी भी स्टेट में, वहाँ पे जो मेंबर्स है, जो एमएलए, जो विधायक है, उनकी जो सीट है वो किस किस तरीके से वैकेंट हो सकती है, किस किस तरीके से सीट खाली की जा सकती है। तो इतने वहाँ पे रीजन देखो, ये 5 तरीके से 5 ऐसी चीज़ें उसकी वजह से। एक कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब जो एमएलए है उसको अपनी सीट खाली करने की नौबत आ सकती है इस 5 तरीके के कारण। समझ गए, इस 5 वेज के कारण। तो एक एक देखते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले दिया है डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप मतलब क्या, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कोई पर्सन वो एक टाइम पे दोनों हाउस का मेंबर नहीं बन सकता। मतलब कोई आदमी इलेक्शन चुन के आया इलेक्शन में और वो लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा है उसका मेंबर बन चुका है, ये एमएलए बन चुका है वो, बट बाद में उसको अगर विधान परिषद पे जाना है नॉमिनेट होके या इनडायरेक्ट इलेक्शन से, वो विधान परिषद पे अगर वहाँ पे जाएगा वो, बट वो एक तो फिर उसको एक तो में ये जो विधानसभा वाली जो सीट उसको खाली करना पड़ेगा या विधान परिषद वाली सीट पे खाली करना पड़ेगा। एक टाइम पे दोनों हाउस का वो मेंबर नहीं रह सकता, इसका मेंबर है डबल मेंबरशिप। इस केस में एक सीट खाली हो जाती है। दूसरा है डिस्क्वालिफिकेशन। अगर मेंबर है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो अगर डिस्क्वालीफाई हो जाता है वो इलेक्शन लड़ने के लिए, तो या इलेक्शन के बाद भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके अंदर जो लिखी हुई चीज़ें, कौन सा आदमी डिस्क्वालीफाई हो सकता है, तो उसके अंदर अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो भी उसको अपना सीट खाली करना पड़ेगा। उसके बाद रिजाइनेशन। कोई मेंबर है वो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है तो वो स्पीकर को अपना रिजाइन दे सकता है, या अगर काउंसिल का मेंबर है तो वो काउंसिल के चेयरमैन को अपना रिजाइन दे सकता है। उसका रिजाइन जब एक्सेप्ट होगा तब वो सीट खाली हो जाएगी। उसके बाद एब्सेंस। अगर कोई भी मेंबर है, सेशन चालू है, फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन चालू या काउंसिल का सेशन चालू, विधान परिषद या विधानसभा का, और सेशन चालू होने के बाद लगातार 60 डेज तक अगर कोई मेंबर विदाउट परमिशन अगर एब्सेंट रहता है तो एब्सेंटी की वजह से भी उसका मेंबरशिप जा सकती है। और अदर भी कुछ केसेस दे, देखो अदर केसेस मतलब क्या, अगर कोर्ट ने उसको डिक्लेयर किया है कि ये, समझ रहेगा, कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि इसको अपने पद से हटा दो, एक्सपेल कर दो, फिर उसको एक्सपेल किया जाएगा। या कोई पर्सन है वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है, कोई एमएलए और वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाता है और चुन के आता है, तब भी वो क्या हो जाएगा, उसको अपना सीट, ये वाला जो एमएलए वाला सीट उसको खाली करना पड़ेगा। या कोई बंदा है जो गवर्नर बन गया किसी स्टेट का, तो वो गवर्नर बनने के बाद उसको जो एमएलए का सीट है उसको वो सीट खाली करना पड़ेगा। समझ गए। तो इस तरीके से हमने देखा कि वैकेशन ऑफ सीट जो है वो 5 तरीके से
इनको सीट अपनी खाली करनी पड़ती। आगे चलते हैं, आगे देखो यहाँ पे दिया होगा कौन सा नंबर का आर्टिकल है, यहाँ पे आर्टिकल वो दिया नहीं, यहाँ पे देखते डायरेक्ट देखो यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब क्या, जैसे हमने पार्लियामेंट में देखा था, पार्लियामेंट में जो अभी हमारे वो बिरला साहब है, समझ गए, वो क्या है हमारे यहाँ पे स्पीकर है लोकसभा के, और राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं अभी वेंकैया नायडू फिलहाल। उसी तरीके से जैसे देश की पार्लियामेंट में स्पीकर होते हैं और चेयरमैन होते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा में, उसी तरह कोई स्टेट है उस स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उस स्टेट की विधानसभा होती है या काउंसिल ऑफ उसकी स्टेट ऑफ काउंसिल होती है या उस स्टेट की विधान परिषद होती है, वहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। वो जो लेजिस्लेचर है उसका सारा कामकाज, वहाँ पे जो बिल आते हैं जो भी हो स्टेट की लेजिस्लेचर में जो भी बिल आना या उसका बिजनेस जो वो कंडक्ट करना, उसका डेली रूटीन कंडक्ट करना, वो सारा मॉनिटर करना, इसके लिए वहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होती है, समझ गए आप। तो वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है, जो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जाए तो वहाँ पे एक स्पीकर होते हैं, एक डिप्यूटी स्पीकर होते हैं, और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की जाए वहाँ पे चेयरमैन होते हैं और डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं। अब जैसे कल के लेक्चर में हमने देखा था हमारे देश में 6-7 ही ऐसी काउंसिल से 6 ऐसे स्टेट है जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बाकी सारे यूनिकैमरलिज्म में सिर्फ 7-8 6 या 7 जो स्टेट है वहाँ पे बाइकैमरलिज्म है। मतलब बाकी जो जहाँ पे सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हरियाणा में जैसे, तो वहाँ पे सिर्फ स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर होगा, वहाँ पे चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन नहीं होगा, समझ गए आप। अब ये भाई साहब जो नाना पटोती ये स्पीकर है महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, समझ गए आप, लेजिस्लेचर की। उसके बाद आगे स्पीकर की ड्यूटीज़ क्या क्या देखो यहाँ पे, स्पीकर कैसे इलेक्ट होता है, स्पीकर ना जो मेंबर होते हैं उसी में से एक बंदे को स्पीकर इलेक्ट किया जाता है, और स्पीकर का जो ऑफिस है वो 3 केसेस में खाली रह सकता है। सबसे पहले जो है इफ़ ही चीजेस टू बी मेंबर ऑफ असेंबली, जब वो असेंबली का मेंबरशिप उसका खत्म हो जाता है उसको अपना स्पीकर का भी पद खाली करना पड़ता है। इफ़ ही रिजाइन बाय द राइटिंग टू डिप्यूटी स्पीकर, अगर उसने राइटिंग में डिप्यूटी स्पीकर को रिजाइन कर दिया तो भी उसको अपना पद को खाली करना पड़ता है, उसके बाद उसका पद खाली हो जाता है। उसके बाद तीसरा क्या है, अगर बाकी जो सारा का सारा स्टेट लेजिस्लेचर है, सारे के सारे मेंबर है विधानसभा की, वो अगर एक मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करते हैं, समझ गए, मेजोरिटी से मतलब कितना 50% से ज़्यादा प्रेजेंट इन वोटिंग, ये सब के सब लोग जो मेजोरिटी से अगर एक रिजोल्यूशन पास करते हैं और वो भेज देते स्पीकर को घर पे, उसके 14 दिन पहले उसको नोटिस देने पड़ते हैं एडवांस में कि भाई साहब हमने सबने मेजोरिटी से, हमें लग रहा है कि आप निकम्मे हो, आपकी औकात नहीं, मतलब आप औकात नहीं बोल सकते सब गंदा वर्ड, बट आप कैपेबल नहीं हो, आप इस पद के लायक ही नहीं हो, इसलिए हम आपको पूर्व सम्मति से मतलब सब बहुमत से आपको निकाल देते हैं। और अगर ऐसा होता है, ऐसा मतलब बहुत रेयर होता है, अब तक हुआ कि नहीं पता नहीं मुझे, तो एक एग्जांपल भी पता नहीं स्पीकर को हटाया गया होगा, क्योंकि स्पीकर किस पार्टी का होता है, स्पीकर रूलिंग पार्टी का होता है, जो पार्टी सत्ता में है उसी पार्टी का होता है, तो वो पार्टी अपने बंदे को क्यों हटाएंगी, समझ गए। अपोजिशन के पास तो इतना मेंबर नहीं होगा, बहुमत तो होगा नहीं उनके पास, बहुमत नहीं होगा, इसलिए तो वो अपोजिशन में है, इसलिए वैसे ऐसा होता नहीं। बट यहाँ पे जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर स्पीकर को अपने पद से हटाना है तो एक तो वो उसका मेंबरशिप अगर एमएलए का खत्म हो जाएगा तो वो हट जाएगा, या वो रिजाइन कर देगा तो हट जाएगा, या तीसरी चीज़ उसको अगर बहुमत से विधानसभा सारे बहुमत से उसको अगर नोटिस भेज देंगी 14 दिन की, तो वो अपना पद उसको खाली करना पड़ेगा, समझ गए। आगे स्पीकर की पावर और ड्यूटीज़ क्या क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम ऑफ असेंबली, जो असेंबली होती है हमारे विधानसभा जो होती है उसका जो ऑर्डर है वो मेंटेन रखना, डेकोरम मेंटेन रखना, वहाँ पे जो डिसिप्लिन वगैरह वो सारा रखना। स्पीकर जो है वो फाइनल इंटरप्रेटर है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ असेंबली उसका, और लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंट्स इसका। अब ये चीज़ हमने देखी थी किसमें, पार्लियामेंट में देखा था, पार्लियामेंट में जो लोकसभा का स्पीकर है वो भी मतलब सबका सब सेम है ऑलमोस्ट, समझ गए ना, दोनों का सेम है, बस वो जो है पार्लियामेंट का जो स्पीकर है वो लोकसभा, वो पूरे देश का लोकसभा का है, और ये सिर्फ एक स्टेट का होता है, अपने एक स्टेट का, समझ गए आप। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो इंडिया है इसका फाइनल इंटरप्रेटर है असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड कितने कोई भी मैटर आता है स्पीकर जो बोलेगा वही सही होगा। बिजनेस जो होता है कंडक्ट मतलब जो असेंबली का कामकाज होता है वो, और लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंट मतलब जो भी बिल आता है वो बिल में प्रोसीजर अगर फॉलो होती कि नहीं, उसमें कुछ धांधलीबाजी होती है या कुछ झोल होता है, तो सारी की सारी चीज़ें देखने का, क्रॉस चेक करने का जो हक है वो स्पीकर के पास है। उसके बाद वो एडजॉर्न कर सकता है, एडजॉर्न द असेंबली और सस्पेंड द मीटिंग ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ कोरम। एडजॉर्न मतलब क्या, देखो असेंबली चालू हो गई तो अभी इसको खत्म, सेशन चालू हो गया है तो सेशन को खत्म कर देना, या बोल देना बीच में, जैसे सेशन चल रहा है बट बीच में काफ़ी लोग अपोजिशन वाले लोग बहुत हंगामा कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट बोलता है कि दिस सेशन हैज़ बिन एडजॉर्न फॉर नेक्स्ट 1 आवर, समझ गए। तो ये एडजॉर्न शॉर्ट पीरियड के लिए भी कर सकता है या लॉन्ग पीरियड के लिए भी कर सकता है स्पीकर। एंड अगर जो असेंबली उसका कोरम अगर मेंटेन नहीं होता है तो वो पूरा मीटिंग को सस्पेंड कर सकता है। अब कोरम क्या होता है ये हमने देखा था पार्लियामेंट वाले चैप्टर में। कोरम मतलब क्या, एक उन्होंने ऐसा तय किया कि 1/10 असेंबली का काम तभी चलेगा जब जो टोटल मेंबर है, फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे 100 मेंबर है किसी असेंबली में, तो 1/10 कम से कम 10 मेंबर वहाँ पे होने चाहिए, 10% मेंबर होंगे तभी काम काज चलेगा, उससे कम हो गए तो स्पीकर क्या कर देगा, मीटिंग को सस्पेंड कर देगा। अब देखो स्पीकर के पास कोई भी बिल आता है, फर्स्ट इंस्टेंस में उसके पास राइट नहीं है बिल को पास करने का, समझ गए, मतलब बिल पे वोट करने का।
फर्स्ट इंस्टेंस अगर कोई बिल आता है वहाँ पे वोटिंग हो रही तो स्पीकर उस पर, स्पीकर भी तो मेंबर है ना उस असेंबली का, बट वो उस पर अपना जो वोट है वो नहीं दे सकते। बट जब टाई हो जाता है, टाई मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल 100 मेंबर है और चाहिए कितने 51 मेंबर चाहिए वो बिल पास करने के लिए, 51 मेंबर ने साइन करने मतलब वहाँ पे वोट करना चाहिए। बट अगर 50 मेंबर नहीं कर दिया, समझ गए, तो टाई हो गया, तो फिर उस टाइम पे कास्टिंग वोट यूज़ कर सकता है स्पीकर, समझ गया। नॉर्मल इसमें नहीं यूज़ कर सकता। ही कैन सीक्रेट, जो सीक्रेट सेटिंग होती है वो भी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ लीडर ऑफ हाउस, मतलब जो ये होता है चीफ मिनिस्टर होता है या ऑपोजिशन लीडर होता है, उसके रिक्वेस्ट पे स्पीकर एक सीक्रेट मीटिंग भी अरेंज कर सकते हैं। सीक्रेट मतलब क्या, वहाँ पे कैमरा वैमरा मीडिया वगैरह कुछ नहीं होगा, समझ रहेगा, पूरा गुपित तरीके से एक जो विधानसभा है उसकी मीटिंग होगी। उसके बाद और क्या क्या पावर है, जो बिल आता है विधानसभा में वो बिल मनी बिल है या नहीं, ये जो पावर है ना, ये पावर है स्पीकर का, और स्पीकर का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। मतलब कोई बिल है वो मनी बिल है या नहीं, समझ रहे, पैसे से रिलेटेड बिल है कि नहीं, इससे रिलेटेड जो भी मसला है वो स्पीकर उस पर जो राय देगा वो फाइनल होगी। समझ गया आप, मनी बिल क्या होती है सारा हमने पार्लियामेंट वाले चैप्टर में देखा था। उसके बाद अपॉइंट्स सारी की जो कमेटी होती है ना स्टेट के अंदर, जो सारी कमेटी होती है असेंबली के अंदर, वो कमेटी के जो चेयरमैन है उसको अपॉइंट करता है स्पीकर। विधानसभा की बात करें हम फिलहाल। उसके बाद वो खुद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी, ये जो 3 कमेटी है इनके चेयरमैन होते हैं कौन, स्पीकर हमारे। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद आगे देखते हैं। अब हमने ये स्पीकर जो थे, ये असेंबली के स्पीकर के बारे में देखा, इनके अपॉइंटमेंट कैसे होती है वो देखा, वो हाउस से चुने जाते हैं, इनको निकाला कैसे जाता है वो भी देखा हमने। एक तो रिजाइन कर सकते हैं उनका अगर मेंबरशिप खत्म हो जाएगा तब, या जो पूरा हाउस है, हाउस अगर एक रेजोल्यूशन पास करता है, समझ गए आप, और उनको भेजता है 14 दिन के नोटिस पे, फिर उनको खाली करना पड़ेगा। उनके कामकाज क्या है, उनको हाउस का जो कोरम है उसको मेंटेन रखना है, हाउस का जो ऑर्डर है या जो डेकोरम है उसको मेंटेन रखना है, उनके पास कास्टिंग वोट का पावर है। उसके बाद वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो बाकी सारे हमने चीज़ें देखी, उसके वो फाइनल इंटरप्रेटर है। ऐसे सारी चीज़ें हमने स्पीकर के बारे में देख ली आगे। और मनी बिल है कि नहीं, वो जो पावर है डिसाइड करने का वो भी स्पीकर के पास होता है, कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं, समझ गए आप। इस पर आता है क्वेश्चन, जो सारी चीज़ें अभी बोली ना उस पर क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं डिप्टी स्पीकर ऑफ असेंबली। अब डिप्टी स्पीकर क्या होता है, देखो डिप्टी स्पीकर ऑफ असेंबली, ये भी ना जो मेंबर होते हैं ना असेंबली के उसमें से ही चुना जाता है, समझ गए। और ये अगर स्पीकर की तरह ही काम करता है, जब स्पीकर एब्सेंट हो या स्पीकर पानी पीने जाए जब, तो ये ऊपर बैठते हैं स्पीकर, समझ गए, डिप्टी स्पीकर, तो इनके पास भी वही पावर होता है जो स्पीकर के पास होता है, समझ गए आप। पर जब स्पीकर वहाँ पे प्रेजेंट हो ना, तब डिप्टी स्पीकर के पास कुछ नहीं, वो एक ऑर्डिनरी मेंबर होता है। जब स्पीकर ऊपर बैठे हो स्पीकर की कुर्सी पे, और डिप्टी स्पीकर नीचे बैठा हुआ ना, तो उनके पास कुछ पावर नहीं, फिर वो एक ऑर्डिनरी मेंबर है, समझ गए आप। तो आगे चलते आप देखते हैं काउंसिल, चेयरमैन ऑफ काउंसिल। हमने अभी विधानसभा के बारे में ज़्यादा सब देख लिया, विधानसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है चेयरमैन, विधानसभा के जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर देख लिया विधान। अब विधान परिषद जो है, ये जो काउंसिल है स्टेट काउंसिल, उसके जो चेयरमैन है उसमें वहाँ पे स्पीकर नहीं, वहाँ पे चेयरमैन होते हैं, तो उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। जो चेयरमैन होते हैं ना काउंसिल के, वो कहाँ से चुने जाते हैं, वो जो काउंसिल के मेंबर होते हैं, विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं सारे, उसमें से ही एक बंदे को एज ए चेयरमैन वहाँ पे चुना जाता है, समझ गए। बाद में उनके पास देखो, जब अगर उनका सीट जो होता है वो वैकेंट कैसे होता है, जैसे स्पीकर का होता है उसी तरीके से होता है। स्पीकर का कैसे 3 तरीके से होता है, 1 2 3। सबसे पहले क्या, और उनका मेंबरशिप चला जाएगा असेंबली का, तो वो उनका स्पीकर जो मेंबरशिप है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा जो है स्पीकर का, वो क्या है, वो अगर रिजाइन करेंगे और वो उस तरीके से उनका जो पद है वो खाली हो सकता है अगर वो रिजाइन करेंगे। और तीसरी जो चीज़ है वो क्या है, अगर असेंबली जो है वो रिजोल्यूशन पास करेंगी और उनको भेज देंगी, समझ गए, सब मेजॉरिटी से, तो भी उनको अपना पद खाली करना पड़ेगा। उसी तरीके से चेयरमैन जो है काउंसिल की, उनको भी वैसे होता है, उनका अगर वो उनका काउंसिल जो है मतलब विधान परिषद का, अगर उनका जो सीट है वो खारिज हो जाता है, वो अपना मेंबरशिप खो देते विधानसभा का, विधान परिषद का, तो भी उनका मेंबरशिप चला जाएगा चेयरमैन का। उसके बाद उनका पद चला जाएगा चेयरमैन वाला। उसके बाद अगर वो रिजाइन करेंगे तभी उनका चेयरमैन का पद चला जाएगा। उसके बाद उनको भी एक रिजोल्यूशन पास करके, विधान परिषद से एक रिजोल्यूशन पास करके उनको नोटिस भेज के उनका घर बिठाया जा सकता है। उसके बाद पावर और ड्यूटी जो है वो भी स्पीकर की तरह है, बस एक डिफरेंस देखो, बस स्पीकर को ना एक एक्स्ट्रा पावर है जो हमने देखा था। सारे पावर जो है स्पीकर की, वही पावर किसके पास है, चेयरमैन ऑफ काउंसिल के पास है। मतलब विधानसभा में स्पीकर के पास जो पावर है वही पावर विधान परिषद में ये चेयरमैन ऑफ काउंसिल जो है उनके पास है। बस एक डिफरेंस है कि जो स्पीकर है ना उनके पास एक एक्स्ट्रा पावर है, और वो पावर क्या है, कौन सा बिल मनी बिल है ये डिसाइड करने का जो पावर है वो स्पीकर के पास है, समझ गए आप। उसके बाद ये जो चेयरमैन है काउंसिल के, ये इनके पास पावर नहीं है वाली। बाद में और देखते हैं डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं काउंसिल के, उनको कैसे चुना जाता है। जो काउंसिल होती है विधान परिषद जो होती है उसमें से किसी एक बंदे को एज ए डिप्टी चेयरमैन बनाया जाता है। जब स्पीकर एब्सेंट होते हैं या स्पीकर समय ब्रेक लेते हैं, तब ये बंदा ऊपर जब चेयरमैन जो है एब्सेंट होते हैं या चेयरमैन ब्रेक लेते हैं, तब ये चेयरमैन की जगह ऊपर जाके बैठता है और सारा कामकाज यही देखता है। समझ, जैसे हमने पावर देखी ना, सारा मेंटेन रखना, डेकोरम देखना, वो डेकोरम को मेंटेन रखना, वो जो
उनका जो कोरम है वो फुलफिल है कि वो देखना, बिल आते हैं उसके बारे में देखना, डिस्क्वालीफाई करना किसी मेंबर को, सारे के सारे काम का जो है ना, जैसे असेंबली में स्पीकर करता है वैसे काउंसिल में चेयरमैन करता है, पर अगर वो एब्सेंट हो तो डिप्टी चेयरमैन करता है। बट जब चेयरमैन प्रेजेंट होगा तो ये जो डिप्टी स्पीकर चेयरमैन है ये एज अ सिर्फ एक ऑर्डिनरी वहाँ पे मेंबर होता है। आगे देखते हैं, आगे देखो सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ये जो सेशन है वो समनिंग, एडजॉर्नमेंट, प्रोरोगेशन, डिसॉल्यूशन और कोरम, ये 5 चीज़ें हमने ना पार्लियामेंट वाले चैप्टर में भी देखा था, वही चीज़ हमें यहाँ देखनी। समझ गए आप? यहाँ पे देखो समनिंग क्या होता है, कोई भी सेशन होता है, हमने देखा था ना पार्लियामेंट का जो समय अधिवेशन, मराठी में आपको बताता हूँ या हिंदी में अधिवेशन बोलते हैं, शायद हिंदी में भी अधिवेशन बोलते हैं। अधिवेशन मतलब क्या, जैसे पार्लियामेंट का सेशन होता है वैसे ही जब स्टेट लेजिस्लेचर का सेशन होता है, समझ गए, तो वो अधिवेशन होता है। तो आपने सुना होगा जो हिवाली अधिवेशन, समझ गए, मतलब विंटर सेशन, मानसून सेशन, समझ गए। तो ऐसे सेशन जो होते हैं पार्लियामेंट के, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिखा है कि मिनिमम जो गैप है, जो को पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो उनका मिलने का जो मिनिमम गैप है वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 6 मंथ के भीतर पार्लियामेंट में या विधानसभा जो है किसी स्टेट की, उन्होंने एक बार तो मिलना ही मिलना है। बट हमारे देश में कैसे, हमारे देश में अभी ऐसी परंपरा चलती आ रही है कि साल में 3 बार मिलते हैं, समझ रहे, एक समर सेशन होता है, समझ रहे, मतलब उसको बजट सेशन बोलते हैं, दूसरा होता है विंटर सेशन, ये जो मानसून सेशन होता है जब बारिश आती है जून में, उसके बाद विंटर सेशन, ऐसे 3 सेशन होते हैं हर एक का। पार्लियामेंट का भी होता है, विधानसभा की भी होता है, अलग अलग विधानसभा जो है हर एक देश की उसका भी होता है। तो समनिंग जो होती है वो गवर्नर जो है वो समनिंग को चालू कर देते, मतलब समनिंग मतलब क्या, सेशन चालू होना। तो कितना होता है, क्वेश्चन आ गया आपको, कितना गैप के बीच में होता है, 6 मंथ, मिनिमम 6 मंथ जो है, समझ गए, मैक्सिमम 6 मंथ से ज़्यादा टाइम उससे पहले आपको वो लेना पड़ेगा, उससे ज़्यादा टाइम पे ऐसा नहीं होगा, फिर आपको सेशन को भराना, मतलब सेशन को कंडक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आगे एडजॉर्नमेंट, सेशन कौन स्टार्ट करवाता है, सेशन जो है ना गवर्नर आके एक लंबा चौड़ा स्पीच मारते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के बात करो हमें, गवर्नर आते हैं, देखो ऐसे सब खड़े हो जाते हैं, मतलब स्पीच देते हैं और फिर सेशन स्टार्ट हो जाता है। आगे एडजॉर्नमेंट, अब एडजॉर्नमेंट क्या होता है, जैसे स्पीकर है, अब असेंबली की बात करते हैं, स्पीकर है, सेशन चालू हो गया है, वहाँ पे कोई बिल आया है और जो बिल अपोजिशन को बिल्कुल पसंद नहीं, तो अपोजिशन लोग वाले जो लोग हैं उन्होंने एकदम दंगा करना वहाँ पे स्टार्ट कर दिया, बेंच वेंच एकदम समय बजाना स्टार्ट कर दिया, किसी की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही, बहुत खतरनाक हंगामा हो गया। आप काम काज तो ठप हो गया, फिर काम काज चलेगा ही नहीं। तो स्पीकर की अगर सटक जाए तो स्पीकर क्या बोलता है, दिस सेशन हैज़ बिन एडजॉर्न फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स, मतलब वो क्या करते हैं, एडजॉर्नमेंट कर देते हैं। एडजॉर्न कर देते मतलब क्या, सस्पेंड द वर्क इन सिटिंग फॉर स्पेसिफिक टाइम विच मे बी आवर्स, डेज और वीक्स, समझ गए ना, काम काज जो है ना उसको सस्पेंड कर देना एक टाइम के लिए, और तो टाइम बता देते, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या 2 घंटे के लिए, तो एडजॉर्नमेंट कर देना। और एक चीज़ होती है एडजॉर्नमेंट साइन डाई, एडजॉर्नमेंट साइन डाई मतलब क्या, डायरेक्ट पूरा सिटिंग ऑफ टर्मिनेशन इन सिटिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इनडिफाइनेट पीरियड, मतलब ये भी एडजॉर्नमेंट ही होता है। जैसे एडजॉर्नमेंट किया ना थोड़े समय के लिए, इसको सस्पेंड कर दिया, ये भी एडजॉर्नमेंट ही होता है, पर इसमें ना वापस कब मिलना है इसके ये नहीं बताया जाता। अगर स्पीकर बोलता है दिस सेशन हैज़ एडजॉर्न फॉर नेक्स्ट 1 आवर, 1 घंटे के बाद मिलेंगे, बट अगर स्पीकर बोलेगा दिस सेशन हैज़ एडजॉर्नमेंट साइन डाई, तो एडजॉर्नमेंट साइन डाई मतलब क्या, वो वापस कब आना है वो बताती नहीं, वो बाद में पता चलेगा आपको, समझ गए आप। तो ये पावर ऑफ एडजॉर्नमेंट एज वेल एज साइन डाई विच प्रेसिडिंग ऑफिसर के कब्जे में होती है, ये जैसे बोलेगा वैसे ही होता है। आगे प्रोरोगेशन क्या होता है, अब क्या क्या देखा हमने, सबसे पहले देखा समनिंग, उसके बाद एडजॉर्नमेंट, अभी प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन मतलब क्या, समनिंग जैसे होता है, सेशन स्टार्ट होता है जब जो हमारे ये होते हैं किसी भी स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो वहाँ पे लंबा चौड़ा स्पीच मार के जाते हैं, और वहाँ पे एडजॉर्न जो समनिंग चालू होता है, सेशन चालू होता है किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का। उसी तरह प्रोरोगेशन मतलब क्या होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, चेयरमैन और स्पीकर और चेयरमैन डिसाइड दी हाउस एडजॉर्न साइन डाई, मतलब जब बिजनेस कंप्लीट हो जाता है, जैसे सेशन स्टार्ट होने को क्या बोलते हैं हम समनिंग, वैसे जब सेशन खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं प्रोरोगेशन। और जैसे जब स्पीकर और चेयरमैन डिक्लेयर कर देते हैं कि अभी ये एडजॉर्नमेंट साइन डाई हो चुका है, मतलब ये सेशन खत्म हो चुका है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट कुछ दिनों बाद गवर्नर एक नोटिफिकेशन इशू करता है, प्रोरोगेशन ऑफ सेशन, मतलब बोला जाता है कि ये जो सेशन है ये टर्मिनेट हो चुका है, सेशन खत्म हो चुका है। यहाँ तक क्लियर है। आगे डिसॉल्यूशन, अब डिसॉल्यूशन मतलब क्या, डिसॉल्यूशन मतलब पूरा विधानसभा या विधान परिषद को भंग कर देना। अब विधानसभा जो है ये इसको भंग कर सकते हैं हम, क्योंकि इसका जो कार्यकाल होता है एक तो 5 साल का होता है, या जब तक बहुमत सरकार के पास तब तक होता है। 5 साल खत्म हो गए, विधानसभा खत्म, नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, या 2 साल हो गए, कोई गवर्नमेंट के बहुमत खो दिया उन्होंने, उनका बहुमत खत्म हो गया, कोई अपोजिशन पार्टी दूसरी पार्टी ने गवर्नमेंट नहीं बन रही वहाँ पे, फिर वापस इलेक्शन हो गए। इस तरीके से असेंबली जो है ये सब्जेक्ट टू रिजोल्यूशन या डिजोल्व होती है। बट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना ये परमानेंट मेंबर चैम्बर है, हमने देखा था, ये खत्म नहीं होती, ये डिजोल्व नहीं होती, क्योंकि 2 साल बाद, हर 2 साल बाद उनके 1/3 जो मेंबर है ये रिटायर हो जाते हैं, मतलब ये इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। और हर तीसरे साल के शुरुआत में जो वैकेंसी जितने सीट खाली है वो उनको वापस फिल किया जाता है, समझ गए। तो अब देखो, अगर लोकसभा विधानसभा है, विधानसभा में कोई बिल आया है
और बिल आया और विधानसभा क्या हो गई, विधानसभा ये हो गई साइन, मतलब उनका खारिज हो गई, विधानसभा जो खारिज नहीं एक्चुअली जो विधानसभा वो भंग हो गई। भंग मतलब क्या, वो अभी वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, जैसे 5 साल खत्म हो गए, विधानसभा भंग हो गई, डिसॉल्व हो गई, वापस इलेक्शन लेने, या बीच में ही था 2-3 साल का सरकार चली थी, बीच में उन्होंने बहुमत खो दिया और कोई अल्टरनेटिव गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हो पाई, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, जो गवर्नर थी इन्होंने विधानसभा को भंग कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, अपने वापस इलेक्शन हो लाए। तो जब कोई बिल होते हैं, जो अलग अलग हाउसेस में बिल पास होते हैं, तो उनका स्टेटस क्या हो जाता है। जैसे कोई बिल हुआ है, वो हमें देखना है अभी। जैसे कोई बिल है जो असेंबली से पास, बिल इज पेंडिंग इन द असेंबली लैप्सेस वेदर इट इज ओके, तो जो अलग अलग बिल अलग अलग हाउसेस में, इसका स्टेटस क्या हो जाता है, ये आगे कंटिन्यू होते या ये खत्म हो जाते वहीं पे। तो यहाँ पे ऐसे 5 केसेस दे, जो बिल, कोई ऐसा बिल है, जैसे कोई बिल आया असेंबली में, वो बिल इंट्रोड्यूस हो गया, 5 स्टेज होते हैं बिल के, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, बिल इंट्रोड्यूस हुआ और वो पूरा पास होके वहीं पे था, कहाँ पे, असेंबली में, वो क्या हो जाता है, बिल जो पेंडिंग है असेंबली में, वो वहाँ पे लैप्स हो जाएगा। मतलब वो बिल जो है, नई सरकार जब बनेगी, वो उस बिल को वापस आपको उनको पास करना पड़ेगा। कोई बिल जो है वो असेंबली से पास हो चुका है, पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाके गिरा है, वहाँ से पास नहीं हुआ है, वो बिल भी क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है। बिल पास बाय द असेंबली पेंडिंग इन द काउंसिल, जो विधानसभा से पास हुआ है, विधान परिषद में जाके गिरा, वो भी क्या लैप्स हो जाता है। बट कोई ऐसा बिल है जो काउंसिल से पास हुआ है, बट असेंबली में पास बाय, बिल पेंडिंग इन द काउंसिल बट नॉट पास बाय, बट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास नहीं हुआ है, काउंसिल से भी पास होकर गया है असेंबली में, और असेंबली से पास ही नहीं हुआ बिल, और उसी टाइम पे असेंबली में जो पूरे मेंबर जिनकी सरकार है वो सरकार ही गिर गई, वो बिल लैप्स नहीं हुआ, नई सरकार जब आएंगे वो उनको वही से पास कर सकते हैं, उनको वापस काउंसिल से पास करने के करवा के भेजने की जरूरत नहीं। आगे, अब बिल पास बाय असेंबली, समझ गए, और बाय बोथ हाउसेज बट पेंडिंग इन द असेट ऑफ द गवर्नर। देखो क्या हो जाता है अभी, एक तो क्या होता है, एक तो असेंबली होती है और एक तो काउंसिल होती है, काउंसिल ऑफ स्टेट असेंबली, मतलब एक तो विधानसभा होती है, एक तो विधान परिषद होती है। इनका बोलना ऐसा है, कोई बिल है जो असेंबली से भी पास हुआ है और विधान परिषद से भी पास हुआ है, मतलब विधानसभा से भी और विधान परिषद से भी पास हुआ है, और वो गवर्नर के पास गया साइन के लिए, और तभी असेंबली में से जो सरकार है वो गिर गई। अब ये जो सदन है काउंसिल वाला, ये तो परमानेंट चैम्बर, ये डिजॉल्व होता नहीं, बट असेंबली डिजॉल्व होगी, तो फिर वो बिल को वापस दोनों से पास करके भेजना पड़ेगा गवर्नर के पास साइन के लिए। नहीं, समझ गए आप, नहीं क्यों, क्योंकि दोनों से पास हो चुका है, वो तो मेजोरिटी से पास होता है, वो सरकार गिर गई या सरकार चली गई, नई सरकार जो आएंगी उनको वापस पास करने की जरूरत नहीं, गवर्नर ने अगर उस बिल पे साइन मार दिया तो बिल बन गया। उसके बाद बिल पास बाय असेंबली, और कोई बिल असेंबली से पास होता है, समझ गए, और या जैसे 2 हाउसेस है ना, जैसे कोई अगर यूनिकैमलिज्म है, कोई स्टेट हरियाणा जैसे, वहाँ पे सिर्फ असेंबली से पास होकर गवर्नर के पास गया, यहाँ पे देखा हमने, तो अगर सरकार गिर जाती, नई सरकार आती, तो गवर्नर ने साइन कर दिया, बिल बन गया। बट अगर कोई ऐसा बिल है जो गवर्नर के पास गया था, गवर्नर उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा, और प्रेसिडेंट ने वापस उसको क्या कर दिया, यहाँ पे देखो, रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस, अगर प्रेसिडेंट ने उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा तो वो बिल खत्म नहीं होता, वो वापस आता है, वापस उसको रिकंसिडर करके भेज सकते हैं। समझ गए आप। तो ये जो बिल हमने देखे ना, ये बिल का नॉर्मल ये क्या होता है, एक तो विधानसभा से पास होगा असेंबली से, उसके बाद काउंसिल ऑफ स्टेट में जाएगा, मतलब विधान परिषद में, उसके पास गवर्नर के पास साइन में जाएगा, और फिर वो बिल बन जाएगा। और कुछ ऐसे बिल होते हैं जो गवर्नर प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं उनके अप्रूवल के लिए, फिर अगर वो भी साइन मार देते हैं तो फिर वो बिल क्या हो जाता है, एक्ट बन जाता है। बट ये जो विधान परिषद है, ये जो असेंबली, और ये जो असेंबली जो है विधानसभा, और ये जो विधान परिषद है काउंसिल, ये काउंसिल जो है ना, ये सिर्फ 7-8 स्टेट में, 6-7 स्टेट में, बाकी स्टेट में काउंसिल नहीं। तो वहाँ पे दोनों हाउसेस से बिल पास होकर गवर्नर के पास एक ही हाउस से होता है, तो वहाँ पे काउंसिल है ही नहीं। समझ गए आप। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब डिसोल्यूशन वाला जो था, ये भी हमने देख लिया, जब बिल पास हो, जब गवर्नर सरकार गिर जाती है तो बिल का क्या हो जाता है, जो पेंडिंग है वो लैप्स हो जाता है या कंटिन्यू होता है, ये भी हमने देख लिया। आगे, अब कोरम क्या होता है, कोरम मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ मतलब क्या, 1/10। अगर कोई भी हाउस है, जो सदन है, एक तो विधानसभा हो या विधान परिषद हो, अगर जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके जो असेंबली या काउंसिल ऑफ स्टेट है, ये दो जो सदन है, उन दोनों सदन में अगर कोई बिल आता है या कोई भी चीज़ होती है, काम काज वर्किंग जो होता है, कोई भी चीज़ करनी है आपको, यहाँ पे बिल लाना है, कुछ भी करना है, तो वहाँ पे जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके 1/10 10% लोग वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए उस हाउस की, नहीं तो वो सेशन चलता ही नहीं। वो सेशन को एडजॉर्न कर देते स्पीकर बोलते हैं आप पहले अटेंडेंस यहाँ पे लगाओ, फिर हम वहाँ पे काम काज चालू करेंगे। समझ गए। तो कोरम क्या होता है, कोरम एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन हाउस बिफोर इट ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस, मतलब हाउस का काम काज चालू करने के लिए एक मिनिमम नंबर है, उतना आपको प्रेजेंट होना चाहिए लोगों को, तभी वो काम काज चलेगा। तो वो कितना है, 1/10 है। और वो अगर नहीं होगा तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, मतलब जैसे कि असेंबली की बात की जाए तो स्पीकर, और काउंसिल ऑफ स्टेट की बात की जाए तो चेयरमैन, ये क्या करते हैं, ये जो टोटल जो मतलब अगर यहाँ पे कोरम ये नहीं होता, मेंटेन नहीं होता, फिर ये एडजॉर्न कर देते सेशन को। समझ गए आप, यहाँ तक हमने देख लिया। तो इस तरीके से हमने देखो ये
ये जो 5 चीज़ें थी इसको देख लिया। सबसे पहला समनिंग मतलब जो सेशन चालू होना, एडजॉर्नमेंट मतलब सेशन को थोड़े टाइम के लिए रुकवाना, एडजॉर्न और वापस उनको बुला लेना, एडजॉर्न साइड मतलब पूरा समझ रहेगा, एडजॉर्न कर देना पर बताना नहीं वापस कब आना है। उसके बाद प्रोरोगेशन मतलब सेशन को खत्म होना, डिजोल्यूशन मतलब क्या असेंबली का जो काम अगर 5 साल पूरे हो जाते हैं तो डिजॉल्व कर देना मतलब विधानसभा को भंग कर देना, या सरकार गिर जाती वो किसी पास बहुमत नहीं होता है, कोई अल्टरनेटिव गवर्नमेंट भी फॉर्म नहीं होती, तब भी असेंबली को आप बर्खास्त कर सकते हो, डिजॉल्व कर सकते हो। उसके बाद कोरम मतलब क्या 1/10 मिनिमम मेंबर चाहिए आपको, रिक्वायर्ड चाहिए। कोई भी जो असेंबली का या जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका बिजनेस कंडक्ट करवाने के लिए, उसका कामकाज चालू करवाने के लिए आपको मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट चाहिए, वो कितने 1/10, तभी आपका कामकाज होगा। इस तरीके से हमने जो सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है इसको भी यहाँ पे हमने खत्म कर लिया, समझ गए आप। तो आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे देखो लैंग्वेज इन स्टेट लेजिस्लेचर में कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे डिक्लेयर किया था कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है कोई भी स्टेट की, जो ऑफिशियल लैंग्वेज जैसे महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी भी, एक तो आप वो लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, या हिंदी कर सकते हो, या इंग्लिश कर सकते हो। ऐसे 3 लैंग्वेज आप स्टेट लेजिस्लेचर का जो ट्रांजेक्शन बिजनेस है इसको कामकाज करवाने के लिए आप 3 लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो। बाद में क्या बोला देखो, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे बोला कि 15 साल के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन जब फॉर्म हुआ था 1950 में, हमने जब एडॉप्ट किया था इसको 26 जनवरी, 15 साल बाद आप जो हिंदी और जो इंग्लिश है, ये इंग्लिश जो है, हिंदी नहीं एक्चुअली, इंग्लिश जो है ना, इसको आप डिसाइड करो इसको कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है। बट आपको आपके एक लैंग्वेज, आपके स्टेट की जो लैंग्वेज है एक समझ गए, वो लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज इसको तो आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और जो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इनको तो टाइम ज़्यादा दिया, इनको बोलता 25 साल तक आप डिसाइड करो इंग्लिश को रखना है या नहीं। अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम, इनको 40 साल दिया था, समझ गए आप। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अब उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जो असेंबली की लैंग्वेज है ना वो हिंदी और इंग्लिश है, क्योंकि एक तो उनको हिंदी रखनी है और स्टेट की उनकी लैंग्वेज है हिंदी। जैसे महाराष्ट्र है, अब जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक की कन्नड़ा लैंग्वेज है, उनको वो रखनी है और हिंदी रखनी है, इंग्लिश उनके मर्जी में उनको रखना है या नहीं रखना है, समझ गए आप। इस तरीके से लैंग्वेज जो होती है किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर में, उनकी जो स्टेट की लैंग्वेज वो एक रख सकते हैं, और मतलब सारी नहीं, और में चल रहा है सारा, एक तो हिंदी में वो कामकाज कर सकते हैं या इंग्लिश में कर सकते हैं। हमारे पार्लियामेंट में वैसे ही है, पार्लियामेंट में आपने सुना हो काफ़ी बार, ये सुमित्रा महाजन जो थी ना, ये मध्य प्रदेश से थी, इंदौर से, और ये स्पीकर थी का लोकसभा की, कब 2014 से लेकर 2019 में जो मोदी गवर्नमेंट थी, ये जो इंडिया फर्स्ट का जो फ्रंट था वहाँ पे, अभी मोदी गवर्नमेंट जो फर्स्ट उनका कार्यकाल था 2014 से 19, इसमें जो स्पीकर थी वो सुमित्रा महाजन थी, इंदौर से थी वो, बट वो प्रॉपर महाराष्ट्र से थी। वो उनकी शादी होने के बाद वो वहाँ मध्य प्रदेश में गई थी, बट वो पहले महाराष्ट्रियन थी, तो उनको मराठी लैंग्वेज आती थी। तो ये जो महाराष्ट्र के जो यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, यहाँ के जो सांसद थे खासदार टाइप के लोग, शिवसेना टाइप, ये बहुत हंगामा करते थे, स्पेशली शिवसेना वाले। तो शिवसेना वाले बहुत हंगामा करते थे, तो वो उनको हिंदी में डांटती थी, और डायरेक्ट कभी कभी मराठी में चालू हो जाती थी वहाँ पे, वो डायरेक्ट मराठी में उनको सुना देती थी, आप चुप बैठो, समझ मतलब मराठी बोलते शांत बसा, जास्त आवाज़ करो ना का, इस टाइप से वो डायरेक्ट उनको मराठी में चालू हो जाती थी। तो और अपने अभी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इनको भी काफ़ी बार देखा होगा, ये जब अपोजिशन भी थी ना, जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, ये भी डायरेक्ट अपनी जो लैंग्वेज है तेलुगु में वो ये करते थे, इसमें से ये एक्चुअली तमिलनाडु से, तो ये तमिल जो लैंग्वेज है उसमें भी एक क्वेश्चन पूछती थी, या बाकी भी सुप्रिया सुले जैसे शरद पवार की जो लड़की, वो भी कभी कभी कुछ जो इशू है वो मराठी में मतलब उठाती है, गोपीनाथ मुंडे की जो लड़की वो भी मराठी में बोलती है। तो पार्लियामेंट में भी वही चीज़ है कि पार्लियामेंट में तो आपको हिंदी, इंग्लिश या आपका जो रीजनल लैंग्वेज आपकी स्टेट की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप बात कर सकते हो, और उसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर में आप इंग्लिश, हिंदी और आपकी जो स्टेट लेजिस्लेचर के बाद तीनों में से कोई भी लैंग्वेज में बात कर सकते हो, या उसका कामकाज उस तरीके से करवा सकते हो। यहाँ तक हमने देखा। अब देखो यहाँ पे हमें एक आर्टिकल देखना है यहाँ पे कि वो है राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल और जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि ये मिनिस्टर जो होते हैं और एडवोकेट जनरल, ये इनके पास ये राइट होता है कि वो कोई भी हाउस में जाके वो सेशन अटेंड कर सकते हैं। मतलब मिनिस्टर अगर विधानसभा का हो तो विधान परिषद में भी जाके वो बात बैठ सकता है, उनको वहाँ पे राइट टू स्पीक भी वो एक तो अटेंड कर सकते हैं, कोई भी दोनों हाउस में से कोई भी हाउस का मिनिस्टर भले एक सदन का मेंबर हो, बट वो दूसरे सदन में अगर वो मिनिस्टर हो तो जाके बैठ सकता है, वहाँ पे सारा जो वो डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकता है, और वहाँ पे उसको राइट टू स्पीक है। बस उनको राइट टू वोट का वहाँ पे हक नहीं। मिनिस्टर हु इज़ नॉट मेंबर ऑफ आइदर हाउस, वो भी दूसरी जगह जाके ये कर सकता है। बीइंग इंटाइट विदाउट बीइंग इंटाइटल वोट, वो वोट नहीं कर सकते, वो राइट टू स्पीक कर सकते हैं एंड प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं। समझ गए? यहाँ तक हमने ये भी देख लिया। हमारा ये जो स्टेट लेजिस्लेचर वाला चैप्टर है, इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन स्टेट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर मतलब क्या, जो हम बोलते हैं बिल पास करना, कोई भी स्टेट है उसकी जो विधानसभा या विधान परिषद है उसमें जो बिल आता है वो किस तरीके से आता है, उसको कैसे पास किया जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें अभी फिलहाल हमें इस चैप्टर में देखनी, इस वाले टॉपिक में देखनी। समझ गया आप? ये वाला जो चीज़ है देखो, फिर हमें यहाँ पे ना सिर्फ 5 चीज़ें देखनी है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। क्या होता है, सबसे पहले बिल जो आता है ना कोई भी विधानसभा या विधान परिषद में,
वो बिल पहले आता है हाउस में, किसी भी एक हाउस में आता है। जो स्टेट है जहाँ पे दो हाउस है, विधानसभा भी है विधान परिषद भी, तो उसमें ना किसी दोनों में से किसी एक हाउस में ये बिल आता है पहले, सबसे पहले। उसके बाद वहाँ पे उसकी 3 रीडिंग होती है, उसके बाद बिल दूसरे हाउस में जाता है। जिस स्टेट में 2 हाउसेस हैं, मतलब जैसे महाराष्ट्र है, वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और काउंसिल ऑफ स्टेट भी, मतलब विधानसभा भी विधान परिषद भी। उसी केस में जैसे हरियाणा है, वहाँ पे ये नहीं विधान परिषद नहीं, तो वहाँ पे वो डायरेक्ट एक हाउस से डायरेक्ट गवर्नर के पास जाएगा। बट यहाँ पे वो दूसरा हाउस में जाएगा, वहाँ पे भी सेम 3 रीडिंग होंगी। उसके बाद वो जाएगा गवर्नर के पास, फिर गवर्नर उस पर साइन मारेगा, उसको विड्रॉ करेंगे या रिकन्सिडरेशन के लिए भेजेंगे या प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे। 4 अल्टरनेटिव, वो 4 अल्टरनेटिव हमें देखने हैं और बाद में प्रेसिडेंट उस बिल पे क्या करते हैं वो भी हमें देखना है। इस तरीके से हमने ये 5 चीज़ें अभी देखनी। कोई भी बिल जब आता है विधानसभा में तो वो कैसा होता है, देखिए यहाँ पे। तो बिल जो होता है ना, बिल सबसे पहले 3 टाइप के बिल होते हैं, समझ गया। पहला होता है ऑर्डिनरी बिल, दूसरा होता है मनी बिल, तीसरा होता है फाइनेंस बिल और स्पेसिफिक बिल होते हैं। चौथा टाइप है जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होते हैं, जो कि स्टेट के पास उसके पास पावर नहीं होता, स्टेट में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते, ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होते हैं। एक एक मैं आपको बताता हूँ। ऑर्डिनरी बिल मतलब क्या, नॉर्मल जो बिल होता है, कोई भी बिल है नॉर्मल बिल, कोई भी नया चीज़ करना, मोटर व्हीकल बिल फॉर एग्जांपल, कोई भी नई चीज़ करनी, नया कानून लाना है, तो वो ऑर्डिनरी बिल की श्रेणी में आता है। दूसरा मनी बिल, जो बजट वगैरह होते हैं, बजट करना, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, वो सारी की सारी चीज़ें, पैसे से रिलेटेड टैक्स लगाना है, वो सारी चीज़ें किस में आती है, मनी बिल की श्रेणी में आती है। फाइनेंस बिल मतलब क्या, इसमें भी पैसे से रिलेटेड चीज़ें आती है, पर ये इससे थोड़ी हटकी चीज़ें आती हैं, अलग होती हैं, समझ गए। उसमें 2 बिल होते हैं, एक फाइनेंस बिल फर्स्ट, फाइनेंस बिल सेकंड। ये पार्लियामेंट के केस में हमने ये सारी चीज़ें देखी है, पार्लियामेंट वाले चैप्टर में ना हमने ये पार्लियामेंट के केस में जो पार्लियामेंट में बिल आते हैं टाइप ऑफ बिल, उसमें बहुत डिटेल में देखा था। अब इसमें हम विधानसभा मतलब ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करें या काउंसिल के बारे में, स्टेट से रिलेटेड बात करें हम, लेजिस्लेचर से रिलेटेड। और एक लास्ट में बिल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अब ये बिल इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट में होते हैं। ये बिल जो होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा उसको कैसे अमेंड करें, उससे रिलेटेड ये बिल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होने के बाद उसमें एक तो सिंपल मेजोरिटी से उसको पास किया जाता है, कुछ ऐसे बिल नहीं सिंपल नहीं, स्पेशल मेजोरिटी से 2/3 मेजोरिटी से इसको पास किया जाता है, समझ गया आप। पर कुछ ऐसे बिल होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक मतलब अमेंड करना पड़ता है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट की वोटिंग से काम नहीं चलता, उसको आपको स्टेट लेजिस्लेचर में भी भेजता है, वहाँ पे स्टेट का जो रेटिफिकेशन वो रिक्वायर होता है। तो वो आधे से ज़्यादा स्टेट जो है उसमें उन्होंने सिंपल मेजोरिटी से उसको पास करके भेजना पड़ता है। तो वो बिल भी समझ गए, ये भी एक टाइप ऑफ बिल है। तो ये स्टेट में इंट्रोड्यूस नहीं होते, बस इनका रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, उनका एसेट चाहिए होता है उस बिल को पास करवाने के लिए। तो ऐसे 3-4 टाइप के बिल होते हैं, हमने यहाँ पे देख लिए। अब कोई भी बिल है, जैसे ऑर्डिनरी बिल है, कोई भी बिल है, जो बिल है ऑर्डिनरी बिल वो ओरिजिनेट होता है कहाँ पे, हाउस में, एक तो असेंबली में होगा या यहाँ पे कहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट में होगा। बिल क्या है, ओरिजिनेट इन इधर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, एक तो दोनों में से कोई भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। कहाँ पे, इन केस ऑफ बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर, मतलब ऐसा स्टेट में जहाँ पे बाइकैमरलिज्म है, जहाँ पे विधानसभा भी और विधान परिषद भी, ऐसा हाउस में दोनों में से किसी एक हाउस में वो हो सकता है। और जहाँ पे विधान परिषद नहीं, वहाँ पे सिर्फ विधानसभा में होगा। और वो बिल जो है वो एक तो मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है या एनी मेंबर, कोई भी मेंबर वहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, या एक तो मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है। अब जब बिल आएगा उसको 3 रीडिंग होती है बिल की, वहाँ पे फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, ऐसे 3 टाइप की रीडिंग होती है वहाँ पे। अब ये जो 3 रीडिंग है ना, ये मैंने पार्लियामेंट वाला जो चैप्टर है उसमें सारा सारा डाला था मैंने। पहली रीडिंग मतलब वो बिल को जस्ट पढ़ा जाता है, दूसरी रीडिंग मतलब उसको स्क्रूटिनी अलग अलग कमेटी के पास भेजा जाता है, वो कमेटी देखती है ये बिल जो आया है फिजिबल है क्या, ये पास करने लायक है क्या, मतलब इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई मतलब वायलेशन तो नहीं हो रहा है, और ये जो मतलब रिलेवेंट है कि ये जो बिल ला रहे हैं इसके जो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं हो सकते। ये सारी स्क्रूटिनी सेकंड रीडिंग में होती है और थर्ड रीडिंग में ये पढ़ते हैं और उसको फिर बाद में पास कर देते हैं। ये सारी 4 चीज़ हमने पार्लियामेंट वाले चैप्टर में एकदम डिटेल में देखी थी। आपने अगर इसको और डिटेल में जानना है तो वो वाली वीडियो पे आप जाइए, समझ गए, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, ये वाला टॉपिक है, उस सर्च कर सकते हैं आप गूगल में, यूट्यूब पे या हमारी पॉलिटिक्स सीरीज़ में, वहाँ पे जाके देख लीजिए। आगे देखिए, अब जब बिल है वो इंट्रोड्यूस हुआ किसी हाउस में, दूसरे हाउस में गया, फिर एक हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ जहाँ पे 2 बाइकैमरलिज्म जिस स्टेट में जहाँ पे सिर्फ एक असेंबली है वहाँ पे तो बिल पास होकर पास डायरेक्ट गवर्नर के पास जाएगा, और जहाँ पे असेंबली भी और काउंसिल भी, तो एक जैसे असेंबली में इंट्रोड्यूस हुआ तो काउंसिल के पास गया, वहाँ पे भी पास हुआ, दोनों से पास हुआ, फिर गवर्नर के पास जाएगा वो, समझ गए। या इधर इंट्रोड्यूस हुआ, इधर गया, दोनों हाउस से जब पास होगा वो गवर्नर के पास जाएगा एसेट के लिए। तो गवर्नर के पास जब जाएगा तो गवर्नर क्या कर सकता है, वो अपने एसेट दे सकता है। किस तरीके से, 4 तरीके से। कैसे, सबसे पहले जब गवर्नर के पास बिल आएगा ऐसे स्टेट से जहाँ पे सिर्फ असेंबली, या ऐसे स्टेट से वहाँ पे असेंबली भी है और काउंसिल ऑफ स्टेट भी है, तो दोनों जगह दोनों अगर पास होकर पूरा गवर्नर के पास आता है तो गवर्नर एक तो अपनी हामी भर सकता है बिल में, हाँ चलो मुझे मंजूरी, एसेट दे सकता है बिल को, या गवर्नमेंट अपने एसेट विड्रॉ कर सकता है, गवर्नर सकता है मुझे मंजूर नहीं है, मैं उस पर साइन नहीं करूँगा, या गवर्नर वापस भेज सकता है बिल को उस हाउस के पास, वापस भेजेगा गवर्नर, उनको बोलेगा आप इस पर थोड़ा वापस ये चीज़ें एक बार रिकन्सिडर करो, इसको सही है कि नहीं, तो वापस और रिकन्सिडर करके अगर वापस भेजते तो फिर उस पर गवर्नर को साइन करनी पड़ेगी, समझ गए। या बिल जो गवर्नर है वो बिल रिजर्व करके रख सकता है प्रेसिडेंट के लिए,
प्रेसिडेंट के पास बिल भेजेगा और फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट 3-4 चीज़ें कर, देखो पहले तो गवर्नर के पास आएगा तो वो एक तो हाँ बोल सकता है, एक तो ना बोल सकता है, या रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं गवर्नर बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के पास। तो वापस रिकन्सिडर होकर अगर बिल आता है तो फिर उस पर जो गवर्नर है उस पर साइन मारनी पड़ती। बट अगर गवर्नर रिजर्व करके रखते हैं बिल को, कोई जो बिल है सिक्योरिटी से रिलेटेड या अलग चीज़ों से रिलेटेड जो बिल आते हैं, तो गवर्नर अगर वो बिल रिजर्व करके रखते हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट देखो एक तो उस बिल पे एसेट दे सकते हैं या अपने एसेट विड्रॉ कर सकते हैं, बोल सकते हैं मुझे मंजूर नहीं, या बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। और जब बिल वापस चला जाता है रिकन्सिडरेशन के लिए, तो विद इन 6 मंथ जो स्टेट लेजिस्लेचर उसको वापस उसको पास करके भेजना पड़ेगा प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट के पास वो बिल्स भेजते हैं अमेंडमेंट करके, कुछ चेंजेस करके या बिना चेंजेस करके, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं मेंशन ही नहीं किया गया है। जैसे गवर्नर के पास अगर कोई बिल है, जैसे पार्लियामेंट अभी लोकसभा और राज्यसभा है, उसमें से कोई बिल आता है, अगर प्रेसिडेंट के पास आता है साइन के लिए, तो प्रेसिडेंट तो उनको हाँ बोल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, या रिकन्सिडरेशन के लिए बिल भेज सकते हैं। तो हाँ बोलेंगे तो ठीक होगा बिल पास, नहीं बोलेंगे तो फिर बिल होगा खलास। और अगर रिकन्सिडरेशन के लिए भेजते हैं इनको, और वो अगर वापस पास करके बिल भेजते हैं लोकसभा राज्यसभा, तो प्रेसिडेंट को उस पर साइन करनी पड़ती। उसी तरह गवर्नर जो होते हैं स्टेट में, गवर्नर तो एसेट दे सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं या रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। इसमें एसेट किया तो बिल पास, नहीं किया तो खलास। और तीसरा जो रिकन्सिडरेशन के लिए अगर भेजेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के पास, तो अगर वो वापस स्टेट असेंबली से, जिस स्टेट में सिर्फ असेंबली वहाँ से, या ऐसे कोई स्टेट जहाँ पे दोनों विधानसभा विधान परिषद है, दोनों में से रिकन्सिडर के बाद वापस अगर आता है पास होके, तो यहाँ पे गवर्नर को उस पर साइन करनी पड़ेगी। पर यहाँ पे और एक क्लॉज है कि गवर्नर वो बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रख सकता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जब रिजर्व करके रखते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे, वो बिल को एक तो असेट देंगे या विड्रॉ करेंगे या रिकन्सिडरेशन के लिए भेजेंगे। 3 ही चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे भी। स्टेट के बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है किसी स्टेट के गवर्नर के अगर वो बिल उनके पास भेजा अब सोचने के लिए, कंसिडरेशन के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं, वो बिल को पास कर सकते हैं या विड्रॉ कर निकाल सकते हैं, या स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजेंगे आप इस पर वापस रिकन्सिडर करो। बट यहाँ पे रिकन्सिडर होने के बाद अगर वापस इनके पास आएंगे ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा ही नहीं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इनको वो बिल को कब पास, मतलब उस पर साइन करना मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है कि नहीं। जैसे लोकसभा राज्यसभा से कंसिडर होकर आता है तो प्रेसिडेंट को वहाँ पे साइन करना ही करना है, या गवर्नर के पास रिकन्सिडर होकर आता है विधानसभा का बिल तो उनको साइन करना ही करना है। बट ऐसा बिल जो गवर्नर ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए रिजर्व करके रखा है, वो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं उस विधानसभा को, उस स्टेट लेजिस्लेचर को कि आप इसको रिकन्सिडर करके मेरे पास भेजो, अगर रिकन्सिडर होने के बाद वापस उनके पास आता है, तो हमारे कानून में ऐसा कहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो ऑब्लिगेटरी है कि नहीं उस पर एसेट देना। वो उन पे एसेट रिकन्सिडर होने के बाद भी नहीं दे सकते अगर उनकी इच्छा हो तो ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर पे आता है। समझ गए आप। तो यहाँ तक हमने ये सारा बिल देख लिया। अब जो मनी बिल होता है, देखो मनी बिल जो है ना, वो स्टेट जो अगर कोई स्टेट ऐसा है वहाँ पे मनी बिल तक तो सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होता है, पर कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी, विधान परिषद भी, तो विधान परिषद में मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं होता, वो सिर्फ असेंबली में होता है। उसको आपको लाने के लिए, इंट्रोड्यूस करवाने के लिए रिकमेंडेशन चाहिए गवर्नर की। मनी बिल जब पास होता है लेजिस्लेटिव असेंबली से, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाता है रिकन्सिडरेशन के लिए। ऐसे स्टेट में जहाँ पे बाइकैमरलिज्म है, जिस स्टेट में बाइकैमरलिज्म नहीं वहाँ पे तो डायरेक्ट वो गवर्नर के पास जाएगा, तो जिस स्टेट में बाइकैमरलिज्म है वहाँ पे उस काउंसिल के पास जाएगा। अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसके पास ना मनी बिल के ऊपर ज़्यादा मतलब पावर नहीं, मनी बिल से रिलेटेड रिस्ट्रिक्टेड पावर है। ये उस बिल को अमेंड नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते, और इनको वो बिल वापस भेजना है साइन करके, समझ पास करके विधानसभा को। बट अगर ये वो जो बिल है उसको अगर पास नहीं करवाते, रिटर्न नहीं करवाते, तो 14 दिन के बाद अगर रिटर्न नहीं करवाते, तो ऐसा माना जाएगा कि वो बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास किया गया है। ऐसा माना जाएगा कि हाँ ये बिल चलो उन्होंने पास कर दिया है। और लेजिस्लेटिव असेंबली इनके पास अगर वो भेजते भी साइन करके, और अगर कुछ रिकमेंडेशन भी भेजते, ये चीज़ें अमेंड करो, ये चेंज करो, तो ये इनकी काउंसिल के जो रिकमेंडेशन है वो असेंबली के मन पे ही, मतलब असेंबली अगर सोचेंगे, असेंबली को लगता है हाँ ये जो इसको हटाने की ज़रूरत है, मतलब ये जो चीज़ें हमने डाली बिल में कुछ चीज़ें गलत है, इसको हटाने की ज़रूरत है, इनका जो रिकमेंडेशन है काउंसिल का, तो वो असेंबली के ऊपर है। एक तो वो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर सकती या नहीं भी कर सकती, वैसे भी बिल पास कर सकते हैं। समझ गया आप। इसका मतलब जो मनी बिल है वो सिर्फ असेंबली में इंट्रोड्यूस होगा गवर्नर के रिकमेंडेशन के बाद, वो दूसरे हाउस में जब जाएगा पास होके, वहाँ दूसरा जो हाउस है काउंसिल वाला विधान परिषद उनको 14 दिन से भीतर उस बिल को पास करके वापस भेजना है। अगर वो पास करके भेजते नहीं तो ऐसा माना जाएगा कि हाँ उन्होंने पास करके भेज दिया। और अगर वो पास करके भेजते हैं उसमें कुछ चेंजेस बताते हैं, तो असेंबली के ऊपर है भले वो चेंजेस को अडॉप्ट करना या नहीं करना। अगर इनको लगता है असेंबली को की ज़रूरत नहीं, तो बिना चेंजेस को अडॉप्ट करे भी ये उस बिल को डायरेक्ट पास कर सकते हैं। समझ गया आप। तो इस तरीके से हमने हमारा जो चौथा यूनिट था कि पार्लियामेंट वाले चैप्टर इंडियन पॉलिटी का हमारा, जिसका नाम था स्टेट गवर्नमेंट, ये जो चौथा यूनिट था इसका जो हमने चौथा चैप्टर देखना था हमें स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट गवर्नमेंट जो चौथा यूनिट था उसका जो चैप्टर था स्टेट लेजिस्लेचर, इसको हमने खत्म किया 2 पार्ट में। कल एक पार्ट खत्म किया और आज एक पार्ट खत्म किया। तो इस तरीके से आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने स्टेट लेजिस्लेचर को खत्म किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाई कोर्ट देखेंगे। समझ गया।
तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, इन्जॉय। आप ये सारे के सारे जो वीडियो है ना, इसको सही से एक बार देखा करो, और जो रिवीजन वाला जो मतलब जो हम रिवीजन कर रहे हैं ना रात में, उसमें भी आप ये जो वीडियो है मतलब रिवीजन वाली जो वीडियो है उसको भी एक बार देखा करो। और जो नोट्स है मैंने नोट्स भी दे दिए, ये जो वीडियो है नोट्स पहले दे दिए। आप जो वीडियो पढ़ने मतलब वीडियो देखने से पहले वो नोट्स लेके बैठा करो हाथ में प्रिंट मार के, ताकि क्या हो जाएगा, जब भी आप पढ़ोगे वीडियो देखोगे और उधर पढ़ोगे, आप अपने हिसाब से वहाँ पे टिक कर सकते हो, लिख सकते हो, तो आपको पूरे अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे और अच्छे तरीके से। तो समझ गए? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, इन्जॉय।